नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आनुवांशिकी या जेनेटिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज मैंने इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए हैं आनुवांशिकी से, वो सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हर तरह के एग्जाम में, हर कम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? आनुवांशिकता के जनक कौन है? ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी व्रीस या मेंडेल। और इसका सही उत्तर होगा मेंडेल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वंशागति के नियम सबसे पहले दिए। इन्होंने लगभग 7 सालों तक मटर के पौधों पर अपनी आनुवांशिकी के अध्ययन किए। मेंडल ने दुनिया के सामने अपने परीक्षणों के परिणामों को क्रमबद्ध करके यह बताया कि आनुवांशिक लक्षणों का प्रसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से होता है। मेंडल ने यह भी बताया कौन से लक्षण प्रभावी होते हैं और अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होंगे और कौन से लक्षण अप्रभावी होते हैं जो अगली पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं। उपरोक्त के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकी के 3 नियम दिए, जिनमें से 2 नियम आज भी कार्यशील है। लेकिन प्रथम नियम अब मान्य नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे अपवाद प्रकृति में उपस्थित है। हमारा अगला सवाल है, आनुवांशिकी की इकाई क्या है? आनुवांशिकी की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स? ऑप्शन से जीन, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, केंद्रक या न्यूक्लियस या राइबोसोम। और इसका सही उत्तर होगा जीन। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी इसी में हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग क्या होगा या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है। और यह जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में मौजूद जिस तत्व में रहती है उसे डीएनए कहते हैं। जब किसी जीन की डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि उस जीन में कोई बदलाव हो जाना। यह कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है या फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से या रासायनिक तत्व या वायरस से भी हो सकता है। और जीन एक डीएनए का भाग होता है। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ ए डीएनए। और डीएनए किसका भाग होता है? क्रोमोसोम। तो इस तरीके से जीन क्या है? एक भाग है और इसका मूलभूत कार्य क्या है? हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी देना। हमारा अगला सवाल है, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? Who was the first scientist to synthesize genes in the laboratory? ऑप्शन से खुराना, मेंडेल, ह्यूगो डी व्रीस या सीवी रमन। और इसका सही उत्तर होगा खुराना। वर्ष 1972 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने विश्व के पहले कृत्रिम जीन का निर्माण किया। उनके योगदान ने जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। खुराना के कार्य को आज भी आनुवांशिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के आधार के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर खुराना यानी हरगोविंद खुराना ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर डीएनए अणु की संरचना को स्पष्ट किया था और यह भी बताया था कि डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार करता है। उन्होंने पता लगाया कि डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की स्थिति से तय होता है कि कौन से अमीनो एसिड का निर्माण होगा। ये अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिकाओं की कार्यशैली से जुड़ी सूचनाओं को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। और ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं। हमारा अगला सवाल है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? Who gave the one gene one enzyme hypothesis? ऑप्शन से वॉटसन एंड क्रिक, डार्विन, जी जे मेंडल, बीडल और टैटम। और इसका सही उत्तर होगा बीडल और टैटम। बीडल और टैटम 1948 द्वारा प्रस्तुत परिकल्पना में कहा गया है कि एक जीन किसी विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करके एक संरचनात्मक या कार्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करता है। और ये तस्वीर बीडल और टॉटम की है। हमारा अगला सवाल है, जीन का नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है?
जीन का नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? वो वैज्ञानिक जिन्होंने उस डीएनए के सेगमेंट यानी उस डीएनए के भाग को नाम दिया था क्या है? जीन। तो उनका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु नेम द जीन? ऑप्शन से ब्रूस अल्बर्ट्स, मेंडेल, विल्हेल्म जोहानसन या सिडनी ऑल्टमैन। और इसका सही उत्तर होगा विल्हेल्म जोहानसन। डैनिश वनस्पति शास्त्री विल्हेल्म जोहानसन ने आनुवंशिकता के मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द गढ़ा। उन्होंने किसी व्यक्ति के बाहरी स्वरूप यानी फेनोटाइप और उसके आनुवंशिक लक्षणों यानी जीनोटाइप के बीच भी अंतर किया। मतलब और ये है विल्हेल्म जोहानसन। हमारा अगला सवाल है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन सेल्स इज व्हाट? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन से सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, आरएनए या डीएनए। और इसका सही उत्तर होगा डीएनए। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कोशिका की आनुवंशिक सामग्री होती है जो कोशिका के केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मौजूद होते हैं। कुछ खास कोशिकाओं को छोड़कर, उदाहरण के लिए वीर्य और अंडे की कोशिकाओं और लाल रक्त वाहिकाएं, कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम और के 23 जोड़े होते हैं। एक क्रोमोसोम में कई जीन होते हैं। मतलब ये है कि कुछ ऐसे कोशिका जैसे कि वीर्य हुआ या अंडा हुआ, मतलब अंडा की कोशिका हुआ, या फिर लाल रक्त वाहिनी यानी आरबीसी, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्राप्त मिलता है और बाकी सभी जितनी भी कोशिकाएं उस सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और कोशिका के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं और एक क्रोमोसोम में कई जीन होते हैं। हमारा अगला सवाल है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? हु प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? हु प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन से एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट कोच, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक या सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसका सही उत्तर होगा जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। यानी वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तावित किया था। उन्होंने पहली बार बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में है। और ये 2 स्ट्रैंड दिख रहा है डीएनए का और बीच में बेस है, और बेस क्या है? एडेनिन साइटोसिन गुआनिन थाइमिन, ये बेस है डीएनए का। और चारों ओर किस तरह के स्ट्रैंड होते हैं? वो शुगर फॉस्फेट होते हैं। वो क्या होते हैं? बेसिकली वो शुगर फॉस्फेट होते हैं और यही डबल स्ट्रैंड है, शुगर फॉस्फेट, और इसी को कहा गया डबल हेलिक्स मॉडल। और आरएनए क्या होता है? आरएनए सिंगल होता है, सिंगल स्ट्रैंड में होता है, और डीएनए डबल स्ट्रैंड में होता है, डबल हेलिक्स मॉडल। और डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। तो समझ में आ गया, बीच में बेस होता है और बेस में क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? वो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। और जो स्ट्रैंड होता है, साइड स्ट्रैंड, जिसको हम लोग हेलिक्स बोल सकते हैं, वो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। द नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस इज व्हाट? ऑप्शन से 24, 72, 23 या 46। और इसका सही उत्तर होगा 23। मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऐसे गुणसूत्रों की 23 जोड़े होते हैं। तो यही है द्विगुणित क्रोमोसोम यानी कि 23। हमारा अगला सवाल है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? द सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी कैन बी डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम हुम? नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन से पिता, माता, पिता और माता दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा पिता। लिंग निर्धारण प्रणाली यानी सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एक जैव वैज्ञानिक प्रणाली है जो किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं के विकास को निर्धारित करती है।
जो जीव अपनी संतानें लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न करते हैं, उन सभी जीवों में 2 लिंग होते हैं। बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए केवल शुक्राणु की आवश्यकता होती है। अंडे में हमेशा X गुणसूत्र होगा, इसलिए यह निर्णय लेना शुक्राणु पर निर्भर है, क्योंकि शुक्राणु के पास X और Y दोनों ही होते हैं। इसीलिए X और Y यानी कि जो पिता है, उन्हीं के डीएनए से ही हम किसी न्यूबॉर्न बेबी के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुवांशिक विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर? ऑप्शन से क्विस्ट यानी लेप्रोसी, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, ल्यूकेमिया और क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस। और इसका सही उत्तर होगा कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। जब आंखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती है तो उसे वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे कलर डिफिशियंसी भी कहा जाता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। सामान्यतः उसे हरे और लाल तथा कभी-कभी नीले रंग में भी अंतर समझ में नहीं आता है। इसमें रोशनी का प्रभाव ही पड़ता है। जिन्हें मामूली वर्णांधता की समस्या है, वो अच्छी रोशनी में रंगों को सामान्य रूप से देख पाते हैं, लेकिन धीमी रोशनी में उन्हें परेशानी होती है। वर्णांधता का सबसे गंभीर रूप है जब सभी चीजें ग्रे शेड्स में दिखाई देते हैं। इसके मामले बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन यह समस्या जीवन भर बनी रहती है और दोनों आंखों में होती है। जिन लोगों में वर्णांधता की समस्या मामूली होती है, उन्हें सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन समस्या गंभीर होने पर दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबसे कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हिट जरूर मारिएगा, जिससे कि हमारा अपलोड किया हुआ पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।